हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सीट एंड गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, दिस इज राम सिंह और मैं हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए इवनिंग सेशन। फ्रेंड्स, आप सबों को जय माता रानी। आज कलश स्थापन है और माता रानी का आज पहला दिन है, इसलिए आप सबों को और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कि आज के सेशन में हम लोग देखेंगे साबुनीकरण और अपमार्जक, अर्थात कि साबुन और अपमार्जक की कंप्लीट डिटेल कि कैसे बनता है, कैसे उसका यूज किया जाता है, सभी पॉइंट्स को आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसी पार्ट से आएंगे। इसलिए आप इस पार्ट को आप जरूर देखें और पूरी लास्ट तक देखें और पूरी लगन से देखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मार्क्स अपने एग्जाम में ला सकें। मैट्रिक एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस पॉइंट को देखना या समझना। फ्रेंड्स, अगर अभी तक अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया हो तो ज़रूर शेयर करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आपको देना था कि कल की क्लासेस ऑफ रहेगी, अर्थात कल संडे है और संडे की क्लासेस मैंने पिछले दिन बता दिया था, पिछले सैटरडे को, कि संडे की क्लासेस कुछ दिनों के लिए ऑफ रहेगी। इसलिए कल की क्लासेस ऑफ रहेगी, मिलेगी हम लोग मंडे को। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए और आज के सेशन को ज्वाइन कीजिए। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीट एंड गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सर। फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ कि साबुन क्या है और अपमार्जक क्या है। साबुन के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपसे चर्चा किया था कि साबुन होता क्या है, साबुन तैयार कैसे होता है। एस्टरीकरण बताया था, एसिडिफिकेशन। उसके बाद मैंने बताया था कि साबुन तैयार कैसे होता है। एस्टर को जब हम NaOH के साथ रिएक्शन कराए थे हम लोग, तो उसमें हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एस्टरीफिकेशन के बाद आपका NaOH अर्थात कि कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है और उसके बाद आपका सोडियम एसीटेट बनाता है जो कि साबुन के फॉर्म में काम करता है। फ्रेंड्स, उस तरह से कि अलग अलग आपके क्या कहते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, छाड़ का यूज करके अलग अलग फॉर्म में साबुन तैयार किया जाता है, अपमार्जक भी तैयार किया जाता है। किस फॉर्म में किसका यूज होता है, कैसे बनता है, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे, लेकिन आज खास अपमार्जक के बारे में देखना है और एक पॉइंट देखना है कि साबुन काम कैसे करता है, अर्थात कि हमारे मैलों की सफाई कैसे करता है। जैसे मम्मी हम लोग की सफाई करती है, जब कभी कोई गलती करते हैं तो मम्मी हाथ पैर से ही मतलब कि हम लोग की अच्छी खासी सफाई कर देती है, जो भी दिमाग के भूत चढ़े हुए होते सब उतर जाते हैं नीचे। याद होगा आप लोग को। तो इसलिए अब इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपने अपने फ्रेंड्स को एक बार शेयर कर लीजिए अगर शेयर नहीं किया हो तो, और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ये सभी यूट्यूब चैनल वाले कहते हैं भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं भी कह रहा हूँ कि मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मज़ा आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो पढ़ाने में, और कोई बाकी फोटो नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी चीज़, अगर सेशन मतलब कि पॉजिटिव लग रहा है आपको, कि अच्छा लगने वाला है, तो लाइक बटन क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए आसानी से हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, इससे मालूम चले कितने स्टूडेंट हैं, तो लाइक करते जाइए। एक लाइक दबा दीजिए आप लोग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लाइक ऊपर की तरफ, अंगूठा कर नीचे की तरफ लगाइएगा तो हमारा सेशन आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, साबुन और अपमार्जक। देखते हैं फ्रेंड्स कैसे से डील कर सकते हैं सॉप एंड डिटर्जेंट्स को। जरा देखिए इस चीज़ को। सभी ने कर दिया अपने फ्रेंड्स को शेयर। मैंने बोला था सभी को ही कम से कम 2 फ्रेंड्स को जोड़ना है। कितने किसी ने जोड़ा है भाई, ऑनेस्टली बोलना। पहले तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने, आप लोगों ने, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था, काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स अपने बढ़ाए थे, ये पता है मुझे। लेकिन रिसेंटली अभी 2 स्टूडेंट को, 2 को किसने जोड़ा है, क्या 2 को किसी ने जोड़ा है, तो आप ज़रा लाइव चैट में लिख दीजिए। नहीं जोड़ा है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है बाबू, आपको सेशन अच्छा लग रहा है आप देखिए। चलिए कोई नहीं,
आते पॉइंट बाबू, साबुन और अपमार्जक। साबुन क्या है, जरा सा मैं फोटो हटा लेता हूँ क्योंकि फोटो एडजस्ट करके देखता हूँ, अगर हो जाए तो फोटो भी रहेगा, ठीक है रहने देते इधर कॉर्नर पे। साबुन और अपमार्जक क्या होता है जरा सा देख लीजिए। कहता है साबुन बाबू कि साधारणतः साबुन जो होती है उच्च वसा अम्लों के साथ बनती है, अर्थात क्या है, फैटी एसिड उच्च वसा अम्ल के साथ बनता है, और जो कि सोडियम लवण जो होता है जिसकी वजह से क्या बनाता है कि सोडियम लवण बनाते हैं। ओसिड ये आपका ऑब्वियसली सी बात है कि हमने पढ़ा था कि एथनोइक एसिड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एथनोइक एसिड CH3CH2, ठीक है। उसके बाद था हमारा क्या फॉर्मूला था, CH3CH2 COO और CH3, ठीक है, CH3COO CH3CH2 आगे पीछे लिखा हुआ है, इसे उल्टा नहीं समझिएगा, ठीक है। पहले आपने लिखा होगा CH3COO, उसके बाद आपने CH3CH2 को जोड़ा होगा, सेम चीज़ें है। तो ये बना था, हमने क्या बताया था कि एथनोइक एसिड के साथ किसका रिएक्शन कराया था हम लोगों ने कराया था, सॉरी एस्टर जो प्राप्त हुआ था, एस्टर के साथ हम लोगों ने रिएक्शन किसका कराया था, आपका सोडियम के क्षार का, अर्थात कि NOH के साथ रिएक्शन कराया था, सोडियम के क्षार का रिएक्शन कराया था हम लोगों ने। ये कंफर्म है कि पहले एक एसिड है और बाद में ये आपका क्षार है। तो सिंपल सी बात है कि जब क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा भाई, लवण बनाएगा। आपको बताया था अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। याद आ रहा है फ्रेंड्स, मैंने आपको रिएक्शन में बताया था कि जब जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो लवण और जल बनाएगा। क्लियर है पॉइंट बाबू। और उस कंडीशन में भी इसमें भी क्या होता है कि एसिड होता है, एथनोइक एसिड आपका कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करता है और सोडियम का लवण बनाता है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे कास्टिक सोडा में सोडियम है कि नहीं है। इस वजह से जो लवण भी बनेगा, कौन सा लवण बनेगा, सोडियम का लवण बनेगा। बताओ फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है सब किसी को। एसिड आपका बेस के साथ रिएक्शन करके लवण बनाएगा जो कि आपका सोडियम लवण होगा। इस चीज़ को मैं पहले पिछले क्लास में क्लियर कर दिया था, इसलिए डाउट तो नहीं होगा। जरा देखिए क्या होता है, इन उच्च वसा अम्लों में आपका ये आपका होगा पमेटिक अम्ल, एस्टियरिक अम्ल, ओलिक अम्ल, ठीक है। ये अलग अलग एसिड मैंने आपको स्वीकरण एक बताया था। इसके अतिरिक्त बहुत सारे अलग अलग अम्ल रिएक्शन करके आपके साबुन निर्माण करने में हमारी मदद करते हैं। फोटो बताया तो बाबू, तो ये बनाने में हमारी मदद करते हैं। अब क्या है आपका, जैसे यहाँ पे देखिए आपका पिरामिडिक अम्ल, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कहता है कि पिरामिडिक अम्ल से बने साबुन को सोडियम पेमिटेट कहेंगे। सोडियम पेमिटेट क्यों, क्योंकि अम्ल में पेमिटिक है और क्षार जो था उसमें कौन सा है, Na अर्थात कि सोडियम है। तो जब आपका सोडियम है, पेमिटिक है, तो दोनों को मिलाकर लवण क्या बनेगा, सोडियम पेमिटेट वाला लवण बनेगा कि नहीं बनेगा, फटाफट बताओ मुझे। जब पेमिटिक अम्ल है, आपका अम्ल में पेमिटिक है और आपका क्षार में Na अर्थात कि सोडियम है, तो लवण बनेगा तो सोडियम पेमिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका आणविक सूत्र भी दिया हुआ है, देख लीजिए फ्रेंड्स, C15H35COONA। फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं, आपके एग्जाम में इसका फॉर्मूला बनाने का स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछेगा, इसलिए इस पर जोर नहीं दे रहे हैं। नहीं तो हम आपको इससे भी बताते कि बनाना कैसे है, ये एग्जाम में नहीं पूछता है। एग्जाम में एक ही पूछेगा जो कि एस्टरिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। ये सिर्फ जान लेना है कि ये होता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि सोडियम पेमिटेट क्या है, तो आपको ध्यान रहेगा कि ये लवण है अर्थात कि ये साबुन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये आपके बुक्स में भी देख लीजिएगा, पलट के कुछ बुक्स में नहीं भी दिया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इससे, तो आप ये नहीं कहिएगा कि इस पॉइंट को मैंने नहीं बताया था, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका कह रहा है कि एस्टियरिक अम्ल से बने साबुन सोडियम एसीटेट बनते हैं।
हमने कल बताया था सोडियम एसीटेट के बारे में, सोडियम एसीटेट के बारे में बताया था फ्रेंड्स। तो उसमें क्या था, हमने बताया था कि एसिडीकरण के द्वारा जो एसिडिक अम्ल प्राप्त हुआ था उसको हम लोग NaOH के साथ अर्थात कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराए थे हम लोग, और कराने के बाद क्या बनाए थे, सोडियम एसीटेट बनाए थे। यह इसका बैलेंस सूत्र है, इतना बड़ा इसलिए लिख रहा है C17H35 COONA, इससे घबराइएगा नहीं। यह इसका सूत्र है जिसमें काफ़ी ज़्यादा एस्टर लगे हुए हैं, इसलिए इनका सूत्र बड़ा सा दिख रहा है। आप सिंपल फॉर्मेशन में भी बनाइएगा तो गलत आपका नहीं होगा, इसलिए ये चक्कर में नहीं लगिएगा कि फॉर्मूला याद कर जाए, ये गलती नहीं कीजिएगा, आप अपने तरीके से बनाइएगा। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसमें मेनली क्या होता है, इसमें होता है मेनली क्या है कि आपका ओलिक जो एसिड है, ओलिक एसिड जो है आपका, ठीक है, वह आपको उससे बने साबुन जो होते हैं सोडियम ओलिएट कहलाते हैं। अब एसिड पे ओलिक आ गया तो ओबियसली सी बात है Na के साथ अर्थात कि NaOH के साथ रिएक्शन करके बना रहा है, तो Na कहेगा हम अपना नाम देंगे तो सोडियम इसका नाम पड़ जाएगा, और अम्ल वाला कहेगा तो ये बनाएगा क्या फ्रेंड्स, तो ये बनाएगा आपका सोडियम ओलिएट। राइट, ओलिक एसिड है, इसकी वजह से ओलिएट नाम आएगा। सोडियम के साथ ये रिएक्शन कर रहा है इसलिए सोडियम नाम आएगा, तो क्या बनेगा, सोडियम ओलिएट। किसी को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, नामकरण है, सिंपल सी बात है। मैंने बताया था कि प्रत्यय लगता है, अर्थात कि लास्ट में वर्ड जो जुड़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय सबको पता होगा कि शुरू में जो लगता है उसे उपसर्ग, लास्ट में लगे उसे प्रत्यय। देख लीजिए एक बार कि साबुन की, अच्छे साबुन की क्या विशेषता होगी। पहला नंबर चीज कि इसमें मुक्त क्षार जो होगा उपस्थित नहीं रहना चाहिए। क्या होगा, इसमें मुक्त क्षार, जो क्षार यूज हुआ है तो क्षार में आपका क्या रहता है, हाइड्रॉक्सिल समूह। तो हाइड्रॉक्सिल समूह पहले ही अलग हो जाता है एसिडीकरण में, OH के साथ निकल के अलग भाग जाता है, इसलिए पहला चीज कह रहा है कि इसके क्षार उपस्थित नहीं रहना चाहिए। और क्षार का निशानी कौन है, OH। तो OH एसिडिफिकेशन हम बताए थे, तो OH देखे थे कि H के साथ आपका जो पहले से CH2CH3CH2 था उसके साथ मिलके आपका अलग एसिड बना के साइड हो गया था। कल के क्लास में हमने बताया था इसे, तो उसमें आपने देखा था कि OH को भूले बिसरे गीत एक साथ मिल जाते हैं, इसके बारे में बताया था आपको। अगर नहीं याद हो तो कल वाला सेशन आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यह क्या है, एल्कोहल में विलय होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है आपका, यह एल्कोहल में विलय होना चाहिए। क्वालिटी क्या होना चाहिए साबुन का, एल्कोहल में आप डालें तो क्या हो जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए गुण, इसमें नमी की उपस्थिति जो होनी चाहिए 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 10% से अधिक अगर नमी होगी तो यह खुद ही गल जाएगा, गलने की वजह से आपको जो यूज करना चाहते हो यूज नहीं कर पाएंगे। इस फॉर्म में इसके अंदर नमी 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। 3 क्वालिटी बताया आपको अभी, एक क्षार उपस्थित नहीं रहना चाहिए, दूसरा एल्कोहल में घुल जाना चाहिए, और तीसरा नमी की मात्रा 10% से अधिक। तो फ्रेंड्स इसमें 3 क्वालिटी आप लोगों ने देख लिया कि एक नंबर क्षार नहीं रहना चाहिए, दूसरा नंबर एल्कोहल में घुल जाना चाहिए, और तीसरा नंबर देखा हम लोगों ने 10% से अधिक नमी की मात्रा उसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद चौथा कहता है इसके प्रयोग करते समय इसके चटकना नहीं चाहिए। चटकना का मतलब क्या होता है कि बॉडी पे लगाइए तो कहीं पे चिपक नहीं जाए, वह सॉफ्ट होना चाहिए। कि अगर हाथ पे यहाँ पे रखते हैं सॉफ्ट होना चाहिए, कि अगर इस पे रखते हैं तो यहाँ पे रखें तो तुरंत आपका इस पार्ट से यहाँ तक पहुँचे आसानी से, ज़्यादा आपका चिपके नहीं वहाँ पे। इसलिए कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, इस चीज़ का अनुभव होगा कि नहीं होगा आप लोगों को, हालांकि अनुभव तो होगा ही। कभी कभी क्या होता है कि आपके बाथरूम के फर्श पे कभी कभी साबुन आपका जो होता है वो नॉर्मल सा गिर जाता है, ठीक है, और उस कंडीशन में कभी कभी आप नहीं देखते और वो साबुन जो होता है गीला होता है, उस कंडीशन में कभी कभी आपकी पैर पड़ जाती है, ठीक है, और पैर पड़ने की वजह से मान लीजिए कि वहाँ पे उस पर पैर पड़ती है तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, आपको छपड़ा से डायरेक्ट वो पटना तक ऐसे ही सफ़र कर लेते हैं, आपको कुछ कहना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक को लेके चला जाता है बिना चले हुए ही।
देखे हुए होइएगा कि एक बार उस पर पैर रखते हैं तो छपरा से पटना पहुंच जाइएगा, सिवान पहुंच जाइएगा तुरंत एक ही बार में, अर्थात काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लीजिएगा, मतलब कि पैर स्लिप कर जाता है। किसकी वजह से? उनके अंदर क्या होता है कि एक क्वालिटी होता है कि वह चटकेगा नहीं, बल्कि इतना ज़्यादा सॉफ्ट एंड सॉफ्ट होगा कि एक जगह से दूसरी जगह इजी वे से वो क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में प्रयोग करते समय ये चटकना नहीं चाहिए। 4 क्वालिटी हो गई। पहला नंबर की क्षार नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर इसमें आपका क्या होना चाहिए? एल्कोहल में घुल जाना चाहिए। तीसरा नंबर 10% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। और चौथा ये चटकना नहीं चाहिए। बताओ फ्रेंड्स, साबुन की 4 विशेषताएं याद रहेगा कि नहीं? बताओ फ्रेंड्स, फटाफट की 4 विशेषताएं याद रहेगा कि नहीं? फटाफट बताओ। फटाफट बताओ। अगर याद करना अगर इसे याद करने में अगर दिक्कत हो रहा है तो हम इसे शॉर्ट वे में भी बता देंगे, जिससे आपको याद रहेगा। बता दो शॉर्ट तरीके में। देखिए, इसे शॉर्ट में अगर याद करना हो तो क्या याद कीजिएगा? एल्कोहल एक मिनट, इसे थोड़ा सा बड़े पेज में देख लेते हैं। देखिए जरा सा ध्यान से देखिएगा। एल्कोहल दस छाड़ चखा। याद रहेगा फ्रेंड्स, इसकी पूरी क्वालिटी याद होगी, 4 गुण याद रहेंगे इसी से। एल्कोहल 10 छाड़ चखा, अर्थात कि एल्कोहल ने कितना छाड़ चखा भाई? तो 10 छाड़ चखा। तो एल्कोहल का मतलब एल्कोहल नहीं होना चाहिए, नमी 10% और छाड़ क्या होना चाहिए जी? सॉरी फ्रेंड्स, इसमें छाड़ नहीं होना चाहिए, चटकना नहीं चाहिए। याद रहेगा 4 पॉइंट? फटाफट बताओ फ्रेंड्स। एल्कोहल ने 10 छाड़ चखा, ये 4 पॉइंट आपको याद रहेगा कि नहीं? एल्कोहल की बात एल्कोहल से याद रहेगा, 10% की बात, नमी की बात 10% से याद रहेगा, छाड़ की बात नहीं होना चाहिए तो छाड़ से याद रहेगा, और चखा से चटकना अर्थात कि वो रुकना नहीं चाहिए, याद रहेगा आपको। एल्कोहल ने 10 छाड़ चखा। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं सबको? मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एल्कोहल ने 10 छाड़ चखा, याद रहेगा। साबुन की एक क्वालिटी है कि एल्कोहल, उसके बाद 10% नमी, छाड़ नहीं होना चाहिए, चटकना नहीं चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? इसे स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए फटाफट। हो गया फ्रेंड्स? चलिए, अगर हो गया तो जरा सा देख लीजिए एक बार फिर से ये कि इसमें क्या होना चाहिए। पहला नंबर छाड़ नहीं होना चाहिए, एल्कोहल में घुल जाना चाहिए, 10% से अधिक नमी नहीं, और लास्ट में चटकना नहीं चाहिए। याद रहेगा 4। याद फॉर्मूला क्या है आपका? एल्कोहल 10 छाड़ चखा। एल्कोहल 10 छाड़ चखा। ठीक है, अब मार्जक की जरा बात कर ले। साबुन में कुछ कमी थी बाबू, कि कपड़े की धुलाई अधिक परिश्रम से करना पड़ता था, ज़्यादा मेहनत लगता था, रगड़ते रहो तब सफाई होती थी। अभी भी देखिएगा, जो रगड़ना होता है अर्थात कि साबुन से सफाई करनी होती है तो कितना टफ होता है। तो आपका क्या प्रॉब्लम था कि साबुन से बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता था? रगड़ना पड़ता था, परिश्रम ज़्यादा लगती थी। एक और कमी था साबुन में, एक और कमी है कि कठोर जल के साथ, कठोर जल का मतलब कि खड़ा जल, खरा जल का मतलब समुद्र के पानी में ये रिएक्शन नहीं करता है, अर्थात झाग उत्पन्न नहीं करेगा। और यह कठिनाई थी कि अधिक हो जाती थी, यानी वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा होता था। अगर कपड़े साफ करने हो तो बड़ा दिक्कत होता था।
इस कठिनाई को दूर करने के लिए रसायन शास्त्री ने बहुत सारे प्रयास किए कि भाई साबुन में कुछ उपाय किया जाए कि जिससे हम कठोर पानी में भी यूज कर सके और मेहनत भी कम लगे। उस कंडीशन में क्या किया है कि अंततः हुए क्या किया है, साबुन से भिन्न प्रकार की सफाई करने वाला एक नया पदार्थ बनाया, ठीक है, और उसका नाम उन्होंने क्या दिया, अपमार्जक दिया। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं? साबुन से एक अलग पदार्थ बनाया जो सफाई करेगा और उसका नाम उन्होंने क्या दिया, अपमार्जक। अपमार्जक की क्या क्वालिटी है, साबुन की जैसी क्वालिटी ही सब है, लेकिन इसमें क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पहला नंबर क्वालिटी बढ़ जाएगा कि यह कठोर जल में भी रिएक्शन कर सकता है। दूसरी नंबर बात यह कि इस पे आपको मेहनत अर्थात कि परिश्रम कम करना पड़ेगा, सफाई फास्ट करेगा, परिश्रम फास्ट करेगा। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, परिश्रम मान लीजिए लिखा हुआ है, परिश्रम कम करना पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अर्थात कि दो क्वालिटी यहाँ पे देखा हम लोगों ने। क्या क्वालिटी देखा, एक तो परिश्रम कम करना पड़ेगा, दूसरा कठोर जल में भी यह अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कि रसायन शास्त्री ने जब यह खोज किया तो इसका आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ, जरा जान लीजिए। इसका आविष्कार जो हुआ था सबसे पहली बार, इसका जो आविष्कार हुआ, यह आविष्कार सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ। कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के समय। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक। आप लोग पढ़ते होंगे, क्या कहते हैं, हिस्ट्री तो सब कोई पढ़ता है। फटाफट हमें कमेंट्स करके बताओ द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। टेस्ट हो जाएगा, फटाफट बताओ द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, जल्दी बताओ। कभी कभी लगता है कि मेरी बात आप लोग तक बड़ी लेट से पहुंचती है, आंसर देने में लेट करने लगते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? और फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो है 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से लेकर 1945 तक। क्लियर है फ्रेंड्स? और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक। आशा है क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए फ्रेंड्स, अगर क्लियर हो गया तो जरा सा देख लीजिए कि यह कब हुआ था, जर्मनी में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। किसका खोज, आपका अपमार्जक का खोज। क्लियर है फ्रेंड्स? अब अपमार्जक के अर्थात की जो सर्फ जिसे आम भाषा में कहते हैं उसके कुछ उदाहरण देख लीजिए आप। अपमार्जक के प्रकार, सोडियम एल्किल सल्फेट, इसमें क्या हो गया, इसमें सोडियम लैरिल सल्फेट आपका बन गया। अर्थात क्या, सोडियम तो सब में रहेगा, सोडियम रहेगा ही, लेकिन इसमें क्या हो गया, एल्किल सल्फेट आपका बन गया। यहाँ पर क्या, सल्फेट वाला आपका यहाँ पे अम्ल मिला, इस वजह से यहाँ पे सल्फेट वाला आपका क्या बन गया, अपमार्जक तैयार हुआ। उसके बाद अमोनिया लवण, अमोनिया लवण का मतलब समझ रहे हैं कि इसमें लवण अमोनिया वाला होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद क्या, एस्टरीकृत यौगिक, अर्थात कि एस्टरीफिकेशन की वजह से भी बनता है कुछ, लेकिन ये क्या होते हैं, मोनोएस्टेरिएट होते हैं। हम लोग जितना देखे थे पॉलीएस्टेरिएट, अर्थात कि एस्टरीकरण के ज़्यादा अणु एक साथ जुड़ते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, मोनोएस्टेरिएट। मोनो का मतलब सिर्फ एक, मोनो का मतलब आपको एक, और डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, और टेट्रा का मतलब चार, पेंटा का 5, हेक्सा 6, ये सब तो बताए थे आप लोग को। मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा, टेट्रा का नाम 4 है, पेंटा का नाम 5 है, वहाँ उसके बाद आपका नॉर्मल है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो मोनोएस्टेरिएट होता है। उसके बाद क्या कहता है कि आपका ये देखिए एल्किल सल्फोनेट, और इसकी एग्जाम्पल है आपका सोडियम पी डेडेसिल बेंजिल सल्फोनेट। ये सब आपके 12th के एग्जाम में भी पूछेगा, इसलिए मैंने इतना टफ आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये आपके क्लास के लिए नहीं है इतना बड़ा, ये कुछ टॉपिक है जो कि 12th के स्टूडेंट के लिए भी मैंने डाल दिया है कि आगे अगर पढ़िएगा तो ये नाम सुना सुना सा लगेगा तो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये सब आपको याद नहीं करना है, डरिएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, साबुन और अपमार्जक में अंतर। जरा देखिए क्या अंतर है, जरा सा एक बार गौर कीजिएगा थोड़ा सा। फोटो मैं करता हूँ साइड। ठीक है, क्या अंतर है जरा सा देखिए। पहला नंबर अंतर, फर्स्ट नंबर देखिए क्या कहता है। फर्स्ट कहता है ये कठोर जल से कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन, साबुन।
कौन बाबू? साबुन। ठीक है, क्योंकि इसमें कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन इससे संयोग करके यह क्या करता है, सफ़ेद फॉर्म में सफ़ेद व चिकना अवक्षेप को पैदा करता है, और चिकना अवक्षेप पैदा करने की वजह से उसमें सफाई नहीं होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये कह रहा है कि चिकना अवक्षेप होगा तो यह अभिक्रिया नहीं करेगा, अर्थात कि सफाई नहीं होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके कपड़े पर मैल बैठा होता है ना, वो मैल भी क्या होता है, तैलीय होता है। ठीक है, तैलीय का मतलब चिकना होता है। जब ये चिकना तैलिया पहले से मैल है और उसके बाद ये आपका मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन की वजह से साबुन भी तैलीय फॉर्म में बन जाए, तो कभी एक दूसरे के साथ चिपकेगा, एक दूसरे के साथ घुलेगा? कभी देखा आपने तेल में तेल घुलते हुए? नहीं घुलेगा। उस कंडीशन में आपका सफाई नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आपका जब भी यह कठोर जल के साथ कपड़ा धोने का काम आएगा तो इसका यूज नहीं हो सकता है। दूसरा तरफ क्या कहता है, ये आपका क्या कहते हैं, अपमार्जक। अपमार्जक क्या कहता है, कपड़ा धोने के काम आएगा। कहाँ पर? कठोर जल में। क्योंकि कठोर जल में जो कैल्शियम के आयन होंगे और मैग्नीशियम के जो आयन होंगे, यहाँ पर देखिए डबल प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, फटाफट जरा बताओ तो। यहाँ पे 2 प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, कोई बताएगा मुझे कि 2 प्लस का दिया हुआ है इस पे? ऐसा तो नहीं कि गलती से लिख दिया है ये? बता फटाफट, तो जल्दी बताइएगा फ्रेंड्स। इसका बात ये गलत नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या हुआ है ना कि 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, उस पर 2 प्लस आएंगे। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए उस पर 1 पॉजिटिव आयन आते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यह कह रहा है आयनों के साथ कोई अविलय अवक्षेप नहीं बनता है। क्या कह रहा है, कोई आपका अविलय अवक्षेप नहीं बनता है, अर्थात कैल्शियम और मैग्नीशियम से आयन के साथ ये रिएक्शन करता है और यह अविलय नहीं बल्कि विलय हो जाता है, अर्थात कि घुलने वाला हो जाता है, जिनके वजह से इससे सफाई हो जाती है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं? अर्थात कि कपड़ा धोने के लिए साबुन का यूज कठोर जल में नहीं होगा, लेकिन अपमार्जक का यूज हम कठोर जल में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यह कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, यह अविलय बनाएगा, अर्थात कि विलय बनाएगा अपमार्जक, जबकि यह होगा जो घुलने वाला नहीं होगा, तैलीय बना लेगा, सॉफ्ट बना लेगा, जिनके वजह से समस्या होगी और ये साइड हो जाएंगे। इसी की वजह से जब आप साबुन लगाते हैं तो आप साबुन लगाने के बाद देखिएगा अपने बॉडी पे फील कीजिएगा, मतलब तैलीय सा आपका हो जाता है। मतलब देखिएगा पानी का आपका कुछ आपके पार्टिकल्स होंगे, कण जो होंगे आपका क्या कहते हैं बूंदे, वो बॉडी पे आपको पड़ी हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो वह कंडीशन इसी वजह से होता है, अर्थात कि आयन की वजह से। तो यहाँ पे क्लियर एक फायदा हो गया कि कठोर जल में अपमार्जक अभिक्रिया कर सकता है, पहला रीजन। दूसरा अगर फायदे की बात करें, दूसरा अंतर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो दूसरा क्या अंतर है, इसमें कम आर्द्रता का गुण होता है। हमने अभी बताया था कि 10% होता है सिर्फ, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है इसमें। आर्द्रता कितना परसेंट चाहिए, 10% से अधिक नहीं चाहिए। और ये क्या कहता है, साबुन के अपेक्षा इसमें आर्द्रता गुण पाया जाता है, अर्थात कि 10% से ज़्यादा नमी होती है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसमें आर्द्रता 10% से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें 10% से ज़्यादा होता है। अंतर क्लियर हो रहा है सबको? दूसरी बात नहीं, अब तीसरी बात देखिए क्या कहता है। इसकी क्या होता है, इसकी अधिकता नदियों में जाकर किसी प्रकार की प्रदूषण नहीं करती है, क्योंकि यह जैव निम्नकणीय पदार्थ है। अब क्या होता है कि यह जैव निम्नकणीय पदार्थ है, अर्थात कि यह आसानी से टूट सकता है, जिनके वजह से क्या होता है, नदी तालाब कहीं भी जाए तो कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर साबुन का अगर इसका हो गया तो यह प्रदूषण करेगा। आप लोग देखते होंगे अगर घर में, गांव में अगर नदी तालाब होगा या सबके घर पे नलका होगा कल के पास में, देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी सरफेस बन जाता है, स्लिप करने वाला बन जाता है। वो स्लिपरी सरफेस किसकी वजह से बनता है पता है आप लोग को? वह स्लिपरी सरफेस सिर्फ और सिर्फ इसके यूज, अर्थात कि अपमार्जक के यूज की वजह से बनता है।
जिस सरफेस पे आप इसका यूज नहीं करते हैं अपमार्जक का, देखिएगा वहां पे उसकी अपेक्षा कम लगता है। या फिर आप देखते हो कि नदी तालाब, जिस नदी तालाब के किनारे ज्यादा आपका कपड़े सफाई होता है, वहां पे देखिएगा काफी ज्यादा स्लिपरी केस बनता है। अगर नीचे का सरफेस आपका अगर अच्छा हो तो, अगर यानी पक्का वाला सरफेस हो तो उस पर देखिएगा ज़्यादा बनता है। इसलिए जनरली अलाउ किया जाता है कि आप क्या कीजिए कि जो आपका घाट है अर्थात कि नदी या तालाब का घाट है वहाँ पर सर्फ या साबुन का यूज न करें, ऐसा कहा जाता है जनरली। इसके पीछे रीजन है कि साबुन तो कम करता है लेकिन सर्फ जो होता है अर्थात अपमार्जक जो होता है ज़्यादा करता है, क्योंकि ये जैव निम्नकरणीय नहीं बल्कि जैव अनिम्नकरणीय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला नंबर चीज की है आसानी से साबुन जो होगा टूट सकता है, निम्नकरणीय जैव निम्नकरणीय है, लेकिन अपमार्जक जैव अनिम्नकरणीय है। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आगे की बात करें चौथे नंबर की, तो चौथा नंबर है इन्हें बनाने के लिए कच्चा पदार्थ, अर्थात कि साबुन बनाने के लिए कच्चा पदार्थ जो होगा पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। कच्चा पदार्थ कहाँ से प्राप्त होता है फ्रेंड्स? पेट्रोलियम से। पेट्रोल और पेट्रोलियम में अंतर, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि क्या होता है इन्हें बनाने के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? वनस्पति तेल से। अब पेट्रोलियम से तो होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि नीचे आपका धरती के अंदर सर्कल के बना हुआ है, तो ऑब्वियसली सी बात है फिर ये सर्कल सकता है। लेकिन वनस्पति तेल तो केमिकल से तैयार होता है, और केमिकल से तैयार होने की वजह से यह जल्दी नहीं टूट पाता है, अर्थात कि यह प्रदूषण करने के लिए, जल प्रदूषण के लिए आपका कारगर सिद्ध होता है, और यह जल की प्रदूषण नहीं करता है। अर्थात ये पेट्रोलियम से बनता है, और जो आपका अपमार्जक होता है वो वनस्पति तेल से तैयार होता है। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा सबको पॉइंट, किसी को डाउट नहीं होगा दोनों में अंतर, साबुन में और आपके जो ये है अपमार्जक, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। पहला नंबर चीज कि एक कठोर के साथ साबुन कर सकता है, नहीं कर सकता अभिक्रिया, लेकिन अपमार्जक कर सकता है। दूसरी बात कहता है कि इनमें आर्द्रता कम होती है, आर्द्रता की गुण कम होती है क्योंकि 10% से ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन सर्फ में क्या होती है कि आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद तीसरी पॉइंट कहता है इसकी अधिकता क्या होती है, नदी में जाकर किसी प्रकार की प्रदूषण नहीं करती है क्योंकि जैव निम्नकरणीय है। और इधर क्या कहता है ये जैव निम्नकरणीय नहीं है, अर्थात कि अपमार्जक आपका ज़्यादा यूज करना ठीक नहीं है। इसी की वजह से देखिएगा कि बहुत सारे घर पे जो लेडीज़ होते हैं उनके हाथों में आपकी ये जो आपका जितने भी गांठ है वहाँ पे आपके अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, दाद वगैरह होने लगती है। किनकी वजह से? अपमार्जक यूज करने की वजह से। अगर जिन भी व्यक्ति को ऐसा होता है तो आप डॉक्टर से इलाज कराएं। और दूसरा कंडीशन, कपड़ा साफ करते समय कोशिश करें अगर ज़्यादा कपड़ा साफ कर रहा हो, अगर वॉशिंग मशीन का यूज नहीं कर सकते हैं उस कंडीशन में आप ग्लव्स का यूज करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा है फ्रेंड्स आज की पॉइंट सब किसी को क्लियर हुई होगी, किसी को डाउट नहीं होगा। बैटरी भी दे रही है जवाब, आज का सेशन भी लगभग खत्म होने वाला है। आज के सेशन को रहने देते यहीं पे, मिलेंगे अगले सेशन में। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहिए। जाते जाते एक बात जरूर कहूँगा, अगर आपने लाइक बटन क्लिक नहीं किया हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करते जाइएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स बॉक्स में डाल के जाइएगा, हम आपकी आंसर की करेंगे, आपकी रिप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर कोई डाउट रह गया तो अगले क्लास में वो डाउट की शिकायत नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, वंस अगेन। जय हिंद,